जो लोग हिंदू मुस्लिम की बाइनरी खड़ा करना चाहते हैं वो उन्हीं के किराए के टट्टू। हिंदू नहीं भुगतते क्या नुकसान? हिंदू भुगत रहे हैं। हिंदुओं का जो सिविल सोसाइटी का तबका है वो बहुत परेशान है इसको। जो लोग ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ा कर रहे हैं उनके हाथ में ही खेल रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ा करके एक खास तबके के दिमाग को जहर आलूद कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल जो है हुकूमतें खुद कर रही है। आज यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा है देश के सामने। हमारा मानना ये है कि NIA ख़त्म होनी चाहिए और स्टेट की एजेंसीज है वो जैसा पहले करती थी वैसी अख्तियार उनको रहना। करोड़ों की तादाद में लोग मुतासिर हैं। वो है बेरोज़गारी, बढ़ती हुई महंगाई। इन लोगों ने CAA की मूवमेंट चलाई थी पूरे देश में, आज वो जेल के अंदर बंद है। उन पर धाराएं कुछ और लगाई गई, इल्ज़ाम कुछ और है, लेकिन हम जानते हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। लंबे समय से जेलों में बंद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको ये नाम क्यों दिया गया, इस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स आखिर क्या चीज़ होती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NIA को ख़त्म करना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है देश की, उसको ख़त्म करना चाहिए। क्यों चाहते हैं आप ये? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और स्टेट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि स्टेट के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, IB होती है और एजेंसियाँ होती हैं। और हमारे पास में इस देश के स्तर पर CBI मौजूद है। NIA जब बनाई गई थी तो NIA बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि सेंटर को ये हक़ हासिल हो जाए कि वो स्टेट के राइट को सल्व करके डायरेक्ट पहुँच जाए और स्टेट की एजेंसियों से मामला अपने हाथ में ले लें। तो इससे बुनियादी बात यह है कि जो स्टेट के लोग जिस अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरा रुख देने के लिए NIA का इस्तेमाल किया जाता है। हम ये देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, टेरर केसेस, जिसके अंदर पहले स्टेट की एजेंसीज के ज़रिए से बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो सब जिनको फंसाया गया वो बेबुनियाद है और जो असल कल्प्रिट है वो ये लोग हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने हम महाराष्ट्र की बात रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र में करकरे के इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई थी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और ये पूरा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। NIA के जब इंटरफेयर किया तो आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई। तो कुल मिला के अगर समझे तो आप ये कह रहे हैं कि NIA को इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ ख़ास लोगों के लिए और ख़ास समुदाय के लिए? नहीं, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि NIA जो है वो स्टेट के पावर को लॉ एंड ऑर्डर के सल्व कर लेती है। ये एक बुनियादी बात है, इसलिए इसको ख़त्म होना चाहिए। और स्टेट की एजेंसीज़ को आप नाकारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि NIA ख़त्म होना चाहिए। और NIA जो है वो बाज़ औक़ात सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से काम करती है। ऐसा ही हो रहा है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इस्तेमाल जो है हुकूमतें खुद कर रही है। आज यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा है देश के सामने कि हमारी पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि पुलिस जिस तरह से हुकूमत से इस्तेमाल हो रही है तो पुलिस की इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा हो गया है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अगर हुकूमत इस्तेमाल करेगी तो उन पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारा मानना ये है कि NIA ख़त्म होनी चाहिए और स्टेट की एजेंसीज है वो जैसा पहले करती थी वैसी अख्तियार उनको रहना चाहिए। NIA के ख़त्म होने के अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या क्या मांगे उठाई हैं, गिनती करके हमें बता दीजिए। पहली मांग ये उठाई है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन पर एक वाइट पेपर गवर्नमेंट सबमिट करे। दूसरी मांग हमने ये उठाई है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं उनको अनकंडीशनली फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तीसरा मुतालबा ये किया है कि वो जितने अरसे से बंद है उसके हिसाब से यौमिया उनको मुआवजा अदा किया जाए। चौथा मुतालबा ये किया है कि जितने ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको मनसूख किया जाए। और पाँचवा मुतालबा ये किया है कि NIA को ख़त्म किया जाए। अच्छा, तो इसमें एक आप ये भी कह रहे हैं कि हम एक देशव्यापी आंदोलन चलाने वाले हैं, वो आंदोलन क्या है? देशव्यापी आंदोलन ये सरकार असल मुद्दों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े कर रही है। कभी हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ी कर देती है, कभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गिरफ्तार कर लेती है और कभी कुछ और तरीके से। तो जो असल मुद्दे हैं, दो बड़े सवालात इसने पूरे देश को झंझोड़ के रखा है और एक बड़ी तादाद लोगों की मुतासिर है। मैं समझता हूँ कि करोड़ों की तादाद में लोग मुतासिर हैं। वो है बेरोज़गारी, बढ़ती हुई महंगाई। ये दो बुनियादी मुद्दे हैं
जिन पर हम देशव्यापी अभियान चलाना चाहते हैं और इससे जितने पीड़ित लोग हैं उनको सड़कों पर लाएंगे। एक आखिरी सवाल जो आपने मैंने शुरू में भी कहा और आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो लफ्ज़ है ये क्या है, कौन वो लोग हैं जिनको आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं और इससे साबित क्या होता है इस लफ्ज़ से? हमारे नज़दीक पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो हैं जो हुकूमत के किसी फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जो मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की है। और मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने CAA की मूवमेंट चलाई थी पूरे देश में, आज वो जेल के अंदर बंद है। उन पर धाराएं कुछ और लगाई गई, इल्ज़ाम कुछ और है, लेकिन हम जानते हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। जो लोग भीमा कोरेगांव के मामले में गिरफ्तार है पिछले 3 साल से, सुधा भारद्वाज थी, गौतम नवलखा हैं, रवा राव हैं, फादर स्टैन थे, उनका इंतकाल हो गया इसी के अंदर में, हनी बाबू हैं, प्रोफेसर साई बाबा हैं, ये सब लोग हुकूमत की पॉलिसी और हुकूमत के फ़ैसलों पर तनकीद करने की वजह से जेल में डाले गए, इसके हम उनको पॉलिटिकल प्रिजनर कहते हैं। कासिम साहब, ये भी बता दीजिए, इस वक्त के आपने कहा हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा शुरू किया जाता है बाकायदा ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो देश में ज़रूरी हैं। बेरोज़गारी की बात करना ज़रूरी है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनकी बात करना ज़रूरी है, महंगाई पर बात करना ज़रूरी है। तो ये जो हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे हैं, इसमें कौन से फिर वो ख़ास ग्रुप हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं और दोनों तरफ से देते हैं? क्योंकि नारे तो हमने वो भी सुने कि जो लगाए गए सर तन से जुदा, उसके अलावा जय श्री राम के वो नारे भी हमने सुने कि जिनको कहकर किसी को मार दिया गया। तो इसमें वो ख़ास कोई ग्रुप है या फिर ये एक भीड़ तंत्र है क्या आखिर ये? नहीं, कोई भीड़ तंत्र नहीं है। ये नारे डेलिब्रेटली लगाए जा रहे हैं और ये जो लोग हिंदू मुस्लिम की बाइनरी खड़ा करना चाहते हैं वो उन्हीं के किराए के टट्टू हैं। चाहे वो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में देखिए, आप जब भी हम तो कम्युनिज़्म चाहे मुसलमान तरफ से हो चाहे कम्युनिज़्म हिंदू की तरफ से, हम उसको कंडम करते हैं। हमारा मानना ये है कि मुस्लिम कम्युनिज़्म जब भी खड़ा किया जाएगा उससे हिंदू कम्युनिज़्म ही बढ़ेगा। हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी किसी एक ख़ास विशेष वर्ग के इशू को लेकर नहीं खड़ी होती है, हम आवाम के इशूज़ को लेकर खड़े होते हैं। हाँ, किसी विशेष वर्ग पे कोई सवाल खड़ा किया जा रहा हो तो उसकी आवाज़ ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हम उसको कम्युनल लड़ाई नहीं बनाते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो लोग कम्युनल लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर सिर्फ बीजेपी के हाथ पे खेल रहे हैं। इसलिए हमारा कहना सिर्फ यही है कि चाहे वो कम्युनल इशू या ऐसे नारे हिंदुओं की तरफ से लगाए जाएं या मुसलमानों की तरफ से लगाए जाएं, वो बिलाखिर जो लोग ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ा कर रहे हैं उनके हाथ में ही खेल रहे हैं। इनका नुकसान कौन भुगतता है? हम भुगतते हैं, आम लोग भुगतते हैं। आम लोग भुगतते हैं, ख़ासतौर से वो हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा कमज़ोर तबका मुसलमान है, इसलिए वो भुगतता है। हिंदू नहीं भुगतते क्या नुकसान? हिंदू भुगत रहे हैं। हिंदुओं का जो सिविल सोसाइटी का तबका है वो बहुत परेशान है इसके ऊपर, हिंदू भी भुगत रहे हैं। हिंदुओं के जितने सेकुलर लोग हैं सब परेशान है इसके ऊपर में। लेकिन इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ा करके एक ख़ास तबके के दिमाग को जहर आलूद कर दिया है, तो आवाम में ऐसे लोग की तादाद बढ़ती जा रही है। ये तशवीशनाक है। शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत। हमारे साथ कासिम रसूल इलियास, वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष। उन्होंने 2-3 बातें अहम कही हैं इस वक्त। पहली ये कि देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और उसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा होना होगा। आपको बता दूं, ये आंदोलन किसी जंग के नहीं और उसके साथ साथ हिंदू मुसलमान किसी मुद्दे पर नहीं, बल्कि इन मुद्दों से जिस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, बेरोज़गारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, उन मुद्दों पर दोबारा देश का ध्यान लाने के लिए इस तरह के मामलों पर प्रदर्शन करने के लिए आवाज़ दी गई है और एक कॉल दिया गया है।